हेलो नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जीएसएम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने मध्यकालीन भारत की जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा इसी सीरीज में नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत में। आज हमारा जो टॉपिक है वो गुलाम या मामलुक वंश में हमारा आज पहले राजा का टॉपिक होगा, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पिछली वीडियो में हमने देख लिया था किस प्रकार तुर्क आक्रमणों ने, स्पेशली मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार आके भारत पे अपना राज्य का विस्तार कर लिया था। और हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद हमने एक गुलाम वंश का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि कौन कौन से राजा उसमें रहे हैं, कौन कौन से शासक उसमें रहे हैं, और उसमें हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन में ये बात हो चुकी थी, सारे राजाओं के नाम की बात। तो आज इसलिए मैंने एक साइड में लिख भी दिया इधर को, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर आराम शाह और फिर इल्तुतमिश आए थे। ठीक है, तो इसके बाद भी बहुत सारे शासक आए थे, मैंने 3 इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि शुरू के जो 3 है जिससे हमें थोड़ा सा सीक्वेंस याद रहे। ठीक है, तो हम आज हमारा पहला राजा है शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका शासनकाल 1206 से 1210 के बीच रहा था। तो हम इसकी सारी बातें करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी हमारी, ये हम उम्मीद करके चलेंगे। ठीक है, तो पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी समय था 1206 से 1210, क्योंकि आपको पता है मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उसके सरदार थे वो 4 क्षेत्र मैंने अलग अलग बताए थे, बंगाल में अली मर्दान, और उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक, सिंध क्षेत्र में कुबाचा, और गजनी क्षेत्र में यलदौज ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब यहाँ पे हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बेसिक बातें देखते हैं। इसके 5 नाम है। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी जाति कौन सी है? ऐबक जाति है। ठीक है, तो हम यही देखते हैं ऐबक, ये ऐबक जाति से है। किसका सरनेम क्या है? ऐबक। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमुखी। ये जो है इस ऐबक का मतलब होता है चंद्रमुखी, और ये ऐबक एक जाति है इसकी। क्लियर हो गई चीज? तो इसकी 5 नाम और हैं इसके। ठीक है, कॉमन नेम है, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला नाम है इसका लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दानी, मतलब लाखों रुपये देने वाला दानी, लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। देखो, बख्श का मतलब है बख्श देना, मतलब लाख रुपए बख्श देता था किसी को भी, मतलब लाखों का दान देता था। पील बख्श, पील का मतलब होता है हाथी, हाथियों का दान देने वाला, या हाथियों का भी दान देता था। हाथियों का दानी का दानी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पील का मतलब ही होता है हाथी। ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। हातिम टू, हातिम अरब क्षेत्र का एक उसमें आता है महान शासकों में। अब मुझे इतना नहीं क्लियर है कि ये सच्चाई है या सिर्फ कहानियों तक था हातिम। ठीक है, तो न्यायप्रिय राजा यहीं से क्लियर हो रहा है। कुरान खान, देखो खान का मतलब होता है इनके यहाँ पे विद्वान, कि ये विद्वान था। ठीक है, तो कुरान खान यानी कि कुरान, इतनी ज़्यादा इसको कुरान का ज्ञान था कि कुरान खान इसे कहा जाता था, यानी कि विद्वान, कुरान की इतनी जानकारी रखने वाला विद्वान। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये चीज़ हो जाती है। ये कितने नाम हो गए हमारे पास? इसके 5 नाम। ठीक है, अब इन 5 नाम में से क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि लाख बख्श, पील बख्श, ये हातिम टू, इनमें से किसे कहा जाता है? ठीक है, ये जो 5 नाम है इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इन 5 में से कौन सा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का है। इतना क्लियर हो गया? अब देखते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी राजधानी क्या थी? उत्तर भारत में जो भी इसका एरिया था, इसने अपनी राजधानी तो कहीं पे बनाई होगी। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। देखो यहाँ पे डीएस का मतलब है दिल्ली सल्तनत। अब आप सोच रहे होंगे बोला तो इसको जाता दिल्ली सल्तनत, पर ये लाहौर राजधानी क्यों है? ये पहला राजा है, ये शासक है जो कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत की राजधानी जिसके समय में लाहौर रहती है। ठीक है, इसके बाद राजधानी लाहौर से दिल्ली आ जाएगी। अभी याद रखना है मैं लाहौर। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टाइम है जो हमें याद रखना है। एक चीज़ और आपको पता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। मोहम्मद गौरी मर जाता है, पर ये अभी भी गुलाम है, गुलामी से बाहर नहीं आया है। तो ये क्या करता है? इसकी उपाधि और पदवी देखते हैं। जब ये 1206 में राजा बना था, 1206 से 1208 तक ये सिपह सलार या फिर मलिक की पदवी से शासन करता है। मलिक की पदवी से।
बताते हैं ये पदवी क्या है। देखो ये अभी गुलाम था, भले ही मोहम्मद गोरी मर गया है पर उसे मोहम्मद गोरी ने जीते जी अपनी मतलब दास्ता से या गुलामी से इसे मुक्त नहीं किया था। तो इसीलिए जब इन स्टार्टिंग में अपना शासन बनाता है तो डायरेक्ट अपने आप को सुल्तान या राजा घोषित नहीं करता है। ये 1206 से 8 तक सीपे सलार या मलिक की पदवी से क्या करता है, शासन चलाता है। अब ये मलिक और सीपे सलार क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं कुछ भी उपाधि बताऊंगा या कुछ भी नाम बताऊंगा अजीब सा, उसकी मैं हिंदी में इसका नाम बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े और आप लोगों की ये इजीली याद हो जाए, ठीक है। तो सीपे सलार जो होते हैं, जो ये मुगल शासन होता था ना, मुगल शासन कह रहा हूँ, जो इनका दिल्ली सल्तनत जो शासन था ना, इसमें जो सैनिक होते थे ना, जैसे सैनिकों का रैंक होता है, जैसे आर्मी है हमारे यहाँ, आर्मी की भी रैंक है, ठीक है। जैसे पुलिस में भी रैंक है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, एसआई के ऊपर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर डीएसपी, डीएसपी के ऊपर एसएसपी, ऐसे सीरीज बनी हुई है ना। तो इनके भी सैनिकों की ना वो होती थी, सीरीज होती थी। तो इसमें क्या था, एक होता था सरखेल, सरखेल सबसे छोटा सैनिक होता था नंबर 1 पे, ठीक है। सरखेल के ऊपर होता था सीपे सलार। ये चीज़ मैं जब दिल्ली प्रशासन पढ़ाऊंगा ना, दिल्ली सल्तनत का, जब दिल्ली सल्तनत पूरी हो जाएगी तब पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी ऐसे ही समझ लो। इसके ऊपर होता था सीपे सलार, ठीक है। फिर सीपे सलार से ऊपर जो रैंक होती थी वो होती थी अमीर की, अमीर के जो ऊपर रैंक होती थी वो होती थी मलिक की। क्लियर। तो यहाँ पे 2 उपाधियां हैं हमारे पास, एक तो सीपे सलार की और एक है मलिक की, ठीक है। देखो सबसे छोटी रैंक का होता था सरखेल, सरखेल के ऊपर की रैंक होती थी सीपे सलार, सीपे सलार से ऊपर की अमीर और अमीर से ऊपर की मलिक। मलिक जो होता था सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जिसको सेनापति माना जाता था, हमारी भाषा में समझ लो सेनापति, ठीक है। पूरी सेना का प्रमुख ही क्या होता था, मलिक। तो इसने या तो सीपे सलार इस रैंक के, या फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मलिक के नाम से इसने उपाधि ली थी, मतलब कि सेना का एक क्या बोलते हैं, एक पद था, उसके हिसाब से इसने शासन चलाया था। अपने आप को राजा नहीं कहा, ठीक है, कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, अभी तो मैं गुलाम हूँ। क्योंकि 1206 से 1208 तक सीपे सलार या मलिक की पदवी इसने ली थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है 1208, 1206 से 8 तक तो क्या होता है, 1208 में ये सुल्तान की उपाधि लेता है, 1208 में जाके सुल्तान की उपाधि लेता है। और सुल्तान तो आपको पता ही है, राजा, ठीक है। सुल्तान का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है। अब लेता कैसे है भाई, अभी तो ये गुलाम था, ये उपाधि ले रहा था, फिर इसने सीपे सुल्तान की क्यों ले ली, या फिर स्टार्टिंग में ले लेते हैं, क्या हुआ ऐसा। कारण ये था 1208 में मैंने भी बताया गुलाम था मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का एक भतीजा था, क्योंकि मोहम्मद गोरी की तो मृत्यु हो चुकी है। भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन अहमद, ये नाम था इसका गयासुद्दीन अहमद। ये जो भतीजा है गयासुद्दीन अहमद 1208 में क्या करता है, कुतुबुद्दीन को दास्ता से मुक्त कर देता है, कुतुबुद्दीन को दास्ता से मुक्त कर देता है, दास्ता से मुक्त, कि भाई अब तुम दास नहीं हो। देखो गोरी तो मर चुका है जिसने इसको गुलाम बनाया था, तो अब उसी के परिवार का, उसी का भतीजा इसको दास्ता से मुक्त कर देता है और कहता है कि भाई जाओ अब तुम दास्ता से मुक्त हो, अब तुम राजा भी हो, अपना राजपाट देखो, अब तुम गुलाम नहीं हो। क्लियर हो गया। इसलिए ये उसके बाद सुल्तान की उपाधि तब लेता है जब ये गुलाम नहीं रहता है, गुलामी से इसको मुक्त कर दिया जाता है। इसके साथ ही गयासुद्दीन अहमद जो है इसको ना 3 चीजें देता है। पहला तो सिंहासन देता है, सिंहासन जिसपे राजा बैठते हैं, ठीक है। सिंहासन देता है भेंट में, खुश होकर कि लो मैंने तो दास्ता से मुक्त कर दिया, अपना राज करो, इस सिंहासन पर बैठो। और राजकीय पताका देता है, राजकीय पताका। राजकीय पताका का मतलब यह है कि झंडे जैसी आकृति जिसपे एक मोहर लगी होती थी, कि जैसे हमारा झंडा तिरंगा झंडा है, ठीक है, इस तरह से कि भाई राजकीय पताका है, इससे पहचान होगी कि तुम्हारे राज्य की, ये तुम्हारा राज्य है। तीसरी चीज इसको नक्कारा देता है। नक्कारा एक बताता हूँ मैं, नक्कारा भी क्या है, राज के पताका तो समझ में आ गया ना। तीसरी चीज इसको नक्कारा देता है। 3 चीजें दी है, सिंहासन, राज के पताका और नक्कारा। देखो नक्कारा क्या होता है, जैसे हमारा नक्कारा ना एक बजाने वाला यंत्र होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ ढोल होता है ना, ढोल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ढोल दोनों तरफ से बजाया जाता है, इधर से भी बजाया जाता है, इधर से भी, ठीक है। नक्कारा क्या होता है, तबला, तबला समझ लो, तबला तो देखा है ना,
ऐसे बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, उस पर ऊपर की तरफ बजाया जाता है ये, ठीक है। इस तरह का नक्कारा होता है। तो ये 3 चीजें इसको भेंट देता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कब धारण की थी? 1208 में, ठीक है, क्लियर। और क्यों की थी? इसको दास्ता से मुक्त किया था किसने? मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन अहमद ने। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किया था? गयासुद्दीन अहमद ने। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को मुक्त करने पे इसने 3 चीजें दी थी। क्वेश्चन आ सकता है गयासुद्दीन अहमद ने कौन कौन सी 3 चीजें दी थी? पहली सिंहासन, दूसरा राज के पताका, तीसरा नक्कारा। इतना क्लियर है? तो यहाँ से सुल्तान बन के अपना काम शुरू कर देता है। 1210 इसके बाद आता है 1210। 1210 में इसकी हो जाती मृत्यु। ये सिर्फ मात्र 4 साल के लगभग शासन करता है, 4 वर्ष के लगभग। मेन चीज ये है, एक तो इसका कब मृत्यु हुई और हुई कैसे, ये याद रखना है। ये चौगान खेल रहा था, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। ये घोड़े से गिरकर इसको लगी चोट, तो इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? लाहौर में। क्वेश्चन ये बनेगा कि फिर इसका मकबरा कहाँ है, इसको कहाँ दफनाया गया? मकबरा देखो, नॉर्मल जो आम आदमी होते हैं, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, आम आदमी जो होते हैं मुस्लिमों में क्या होता है? दफनाया जाता है। ऐसे क्रिश्चियंस में भी दफनाया जाता है, ईसाइयों में, ठीक है। जैसे हम हिंदुओं में जलाया जाता है, तो क्रिश्चियनों में भी या मुसलमानों में लेके चले, क्योंकि इन्हीं की बात करते हैं। जिस जगह पे दफनाते हैं उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, काम खत्म। लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं थे, जैसे राजा या बहुत बड़े पद पे रहने वाले, जिस एरिया में से दफनाया जाता था उसके ऊपर एक, जैसे हमारे यहाँ समाधि टाइप से बना देते थे ना, एक चबूतरा बना के उसके ऊपर ना एक मकान सा बना देते थे घर की तरह का, तो उसे मकबरा बोलते थे। रहते नहीं थे उस पर, एक मकबरा बोल देते थे उसको, ठीक है। तो इसका मकबरा कहाँ है? मकबरा भी इसका लाहौर में है। ये देखो, अब पहले बताता हूँ चौगान क्या होता है। जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है। चौगान होता है, जैसे आज के टाइम में पोलो खेला जाता है ना, घोड़े पे बैठते हैं और वो बहुत लंबी स्टिक जैसी होती है, मुझको पूरा नहीं पता है उसको क्या बोलते हैं, और वो गेंद होती है ना, बॉल पे मारते हुए चलते हैं, ऐसे पोलो होता है। उस टाइम पे उसको चौगान बोलते थे। ये खेलता है, घोड़े से गिर जाता है, इसलिए मर जाता है। क्वेश्चन क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में। कैसे होती है? चौगान खेलते घोड़े से गिरने के कारण। कहाँ होती है? लाहौर में। मकबरा कहाँ है? लाहौर में। यहाँ पे क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर है? यहीं पे एक चीज़ देख लो, इसके दरबार में, जैसे हमने गौरी के भी दरबारी पढ़े थे, ठीक है। इसके दरबार में 2 लोग थे, बस नाम याद रखने होते हैं, इसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं होती है। हसन निजामी और फ़क्रे मुताखवीर। 1 लाइनर फैक्ट है डायरेक्ट, ठीक है। इसमें तो मैं क्या ही समझाऊँ आपको, नाम है ये। हसन निजामी और फ़क्रे मुताखवीर इसके दरबारी थे, ये याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें 3 तो अलग होंगे। कोई दरबारी मान लो मोहम्मद गोरी के हो गए, एक इनमें से आ जाएगा हसन निजामी। तो आपको बताना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन सा दरबारी था निम्नलिखित में से, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर? उसके बाद इसने कुछ 3 चीज़ों का निर्माण करवाया, तो मैंने अलग से लिख दिया निर्माण कार्य, 3 चीज़ों का निर्माण। पर इसमें एक चीज़ ये याद रखने की है, इसके समय में शासक बना 1206 में, 1210 तक रहा राजा, भले उपाधि इसने 1208 में ली थी, लेकिन इसने जो भी काम कराए थे ना, वो अपना राजा बनने से पहले ही कराए थे। फैक्ट इसमें ये है, देखो, पहला शासन निर्माण कार्य 1194 में कराया, दूसरा 1196 में, तीसरा 1199 में, ठीक है। जबकि शासक ये कब बना था, राजा कब बना? 1206 में। तो इसने काम भी जो कराया राजा रहते हुए नहीं करवाए, मोहम्मद गोरी के अंडर में रहते हुए कराए। बट पढ़ने हैं क्योंकि कराए तो इसी ने है, इसलिए चाहे कभी भी कराए हो। तो हम देख लेते हैं कि इसने क्या क्या काम कराए हैं। वैसे ये याद रखना कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि इसने क्या क्या काम कराए थे, मतलब जो भी काम कराए इसने मोहम्मद गोरी के समय में कराए, इंडिपेंडेंट राजा बन के नहीं कुछ करा पाया ये। पहला काम इसका 1194 में हुआ है। अब देखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये तो आपके समझ में आएगा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। 1194 में ये दिल्ली में मेहरौली जगह है, जो दिल्ली गया उसको पता है, जहाँ पे कुतुब मीनार है, ठीक है। कहाँ पे? मेहरौली। अभी बात करेंगे कुतुब मीनार भी, सारी बात होगी।
दिल्ली के मेहरौली में ये क्या करता है, उस टाइम पे वहां पे 27 जैन और हिंदू मंदिर थे, जैन व हिंदू मंदिर। ये क्या करता है, मेहरौली में उस टाइम पे 27 जैन व हिंदू मंदिर थे। किसने बनवाए थे ये हिंदू मंदिर, हम बात करेंगे जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे। इन जैन हिंदू मंदिरों को तुड़वा के, हिंदू मंदिर भी थे मतलब उसमें, और जैनियों के भी मंदिर थे, मिक्स था वहाँ पे, ठीक है। उन मंदिरों को तुड़वा के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है। मंदिर को तुड़वाया, उन्हीं पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। मंदिर तो ये क्या रखना, मंदिरों को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण कराया। मस्जिद का निर्माण, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन ये बने, अब सही किया है गलत किया, किसी दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़ के अपना धार्मिक स्थल बनाना, वो आप लोग खुद डिसाइड करो क्या सही है क्या नहीं, मूल्यांकन आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो, उसका निर्माण किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ कराया, दिल्ली के मेहरौली में। कब कराया, 1194 में। 3 क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ कराया, दिल्ली मेहरौली में। कब कराया, 1194 में, ठीक है। या खाली आ सकता है लिखा चौथा क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम क्या है, मस्जिद है, मंदिर है, मकबरा है, क्या है, क्या है, मस्जिद है। ये अपने हिसाब से याद रखना। 27 जैन व हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया, क्लियर। क्वेश्चन बनाने की मैंने पॉसिबिलिटी बता दी। अब 2 काम इसने और किए, नीचे को लिख लेता हूँ। दूसरा किया इसने 1196 में, तीसरा 1199 में। 96 में चलते हैं अजमेर। अजमेर आपको पता ही है राजस्थान में है, ठीक है। अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय था एक, अब उसको भी तोड़ा था इसने, ठीक है। देखते जाओ, मूल्यांकन आप खुद करते जाओगे। इतिहास समाप्त होने तक, दिल्ली सल्तनत समाप्त होने तक, इतिहास तो बहुत बड़ी चीज़ है, दिल्ली सल्तनत के सारे 5 के 5 राजवंश खत्म होने तक आप खुद मूल्यांकन करना सीख जाओगे, ठीक है। अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय था, बहुत बड़ा विद्यालय था ये। जिस तरह नालंदा तो यूनिवर्सिटी थी, ये संस्कृत महाविद्यालय था अपने आप में, बहुत बड़ा संस्कृत का महाविद्यालय। यहाँ पे संस्कृत का ज्ञान दिया जाता था। कहाँ पे, अजमेर में। तो इसको ये कैसे हजम कर सकता था कि यहाँ पे संस्कृत का महाविद्यालय है। ये क्या करता है, संस्कृत महाविद्यालय किसने बनवाया था, ये बात हम करेंगे प्राचीन भारत में। महाविद्यालय को यहाँ पे भी तोड़फोड़ की, तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने। 2.5 दिन का झोपड़ा सुना है ना, ये संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ के बनवाया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये अच्छा किया या गलत किया वो आप देखो। अब 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने कराया, पहला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे कराया, अजमेर में। दूसरा क्वेश्चन, कब कराया, 1196 में। तीसरा क्वेश्चन, याद कैसे करोगे, इसके 2 साल बाद, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, आया हुआ है। और ये क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है, ठीक है, ये भी एक मस्जिद है, याद रखना। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है सारी चीजें। अब हमारा लास्ट बचता है तीसरा निर्माण इसने क्या कराया, 1199 में। वही जिसे आप सुनना चाह रहे हो, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। कहाँ पे, दिल्ली के मेहरौली में, मेहरौली दिल्ली में। आप सोच रहे होंगे ये भी दिल्ली मेहरौली, जो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसी के तो बराबर में है। कभी अगर आप गए हो तो देखना, या जो गए होंगे उसको पता होगा, ये दोनों पास पास में है, वही एक जगह है, उसी में सारी चीज़ें बनी हुई है, मेहरौली में। और आगे जो इल्तुतमिश के बाद एक वो आएगा अलाउद्दीन खिलजी, भी उसका भी एक निर्माण है वहाँ पे, और जो पूरा नहीं हो पाया था वो भी सारी बात करेंगे हम आगे।
कहाँ पे है, दिल्ली में। क्लियर ये चीज, ये कुतुब मीनार ही था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो ये होगा, हाँ पहला क्वेश्चन तो ये होगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कराया, दूसरा क्वेश्चन 1199 में। कहाँ कराया, मेहरौली दिल्ली में, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये इसने सिर्फ निर्माण स्टार्ट कराया था, इसके टाइम में पूरा नहीं हो पाया था, ये पूरा होता उससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था। निर्माण पूरा नहीं हो सका था, निर्माण सिर्फ शुरू कराया, पूरा फिर पूरा किसने कराया था, पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। तो याद रखना, शुरुआत किसने कराई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। क्लियर है इतना। तो चौथा क्वेश्चन क्या होगा, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उससे पहले ही मर गया था कि तब तक ये पूरा होता। एक पांचवा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है, ये किस लिए बनवाया गया था, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में इन्होंने बनवाया था ये। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, इसकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुबुद्दीन के नाम से ये कुतुब मीनार इसका नाम है, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने इसका निर्माण कराया था। इतना क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी किसके बारे में हो गई, इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1210 में, ठीक है। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद, अब देखो यहाँ पे कुतुबुद्दीन कंप्लीट हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यही इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक बनता है आराम शाह। तो हम अब देखते हैं आराम शाह के बारे में, ठीक है। देखो कहानी क्या होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है, आराम शाह अगला शासक बनता है। इसकी मृत्यु के बाद ही 1210 से 1211 में, मतलब सॉरी 1210 से 1211 तक ये रहता है। लगभग 1 वर्ष भी ये पूरा नहीं कर पाता है, 1 वर्ष भी ये पूरा नहीं कर पाता है, 1 वर्ष से भी पहले ये मर जाता है या इसको हटा दिया जाता है। 1 वर्ष भी इसका पूरा नहीं हो पाता है, 1 वर्ष भी पूरा नहीं। देखो बनता कैसे है, कहानी क्या होती है यहाँ पे। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में मर गया है, तो जो लाहौर के अमीर थे, तुर्क अमीर, लाहौर के जो अमीर थे, अमीर मैंने पहले बता चुका है, जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो बड़े लेवल के अधिकारी होते थे, वो क्या करते हैं, इसका पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह, इसको शासक बना देते हैं, राजा बना देते हैं, ठीक है। इसको बना देते हैं शासक, कौन, लाहौर के तुर्क अमीर। देखो इनकी राजधानी लाहौर थी, लाहौर में ही मरा, वो लाहौर का सिंहासन हो गया खाली, तो उठा के लाहौर के अमीर इसे शासक बना देते हैं आराम शाह को। अमीर मैंने बता ही रखा है, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी। क्लियर, इसको वो बना देते हैं। इसके बारे में ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया, कुछ तो बात होगी क्यों पूरा नहीं कर पाया है। अब देखो ये बहुत अयोग्य शासक था, मतलब किसी काम का नहीं था, अयोग्य शासक था, इसको नहीं पता था कैसे शासन चलाना है कैसे नहीं। इन्होंने बना तो दिया, अब भाई ये आगे प्रॉब्लम में, यार ये तो अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है। किसने बनाया, याद रखना, लाहौर के अमीरों ने। इधर फिर थे कुछ दिल्ली के अमीर, दिल्ली भी तो शहर था। अब दिल्ली के अमीर क्या करते हैं भाई, उन्होंने देखा लाहौर के अमीर ने तो से एक पागल आदमी को, बेवकूफ़ आदमी को शासक बना दिया जो किसी काम का नहीं है। तो दिल्ली के अमीर क्या करते हैं, एक जगह पड़ती है बदायूं, ठीक है। बदायूं उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है, जिला है, ठीक है, बदायूं। बदायूं का गवर्नर या सूबेदार समझ लो, सूबेदार या गवर्नर एक ही बात है, कि मतलब इस एरिया का सबसे बड़ा अधिकारी, बदायूं का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, इल्तुतमिश, वही इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश कहाँ का था, बदायूं का सूबेदार था। इसे बदायूं का सूबेदार भी
कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था बदायूं का, क्योंकि कुतुबुद्दीन राजा था, उसने अपने राज के टाइम में से बदायूं का सूबेदार बना दिया था। वो बात हम आगे पढ़ेंगे जब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बनाया था। अभी ये याद रखो, ये सूबेदार था कहाँ का, सूबेदार का मतलब सबसे बड़ा अधिकारी, इससे ऊपर कोई नहीं था बदायूं में। तो ये दिल्ली के अमीर बदायूं से इल्तुतमिश को बुलाते हैं। इल्तुतमिश को मतलब एक इन्फॉर्मेशन भिजवाते हैं, लेटर भिजवाते हैं कि भाई वो कुतुबुद्दीन ऐबक तो चले गए हैं, राजा थे जो हमारे, उनका जो बेटा है ये लाहौर के जो अधिकारी है उन्होंने उठा के उसे आराम शाह को बना दिया है, वो किसी काम धाम का है नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा ये जो राज है सारा खत्म हो जाएगा, वो किसी लायक राजा नहीं है। तो इल्तुतमिश को बोलते हैं कि भाई तुम आओ, तुम योग्य आदमी हो, तुम मजबूत आदमी हो, तुम आगे सत्ता संभाल सकते हो, तुम आओ उसको हटा करके राजा बनो, हम चाहते हैं तुम राजा बनो उसके। तो इस क्रम में ये बदायूं से चलता है, ठीक है, और लाहौर की तरफ को आता है। तो 1211 में 1211 ईस्वी में देखो, अब पहले से ये बना हुआ है, भले काम का नहीं है पर ऐसे तो अपनी मतलब सिंहासन को छोड़ नहीं देगा, भले कोई कितना ही नकारा हो किसी काम का ना हो, वो अपनी पोस्ट का ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा कि आओ भाई तुम आ जाओ और मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, आके बैठ जाओ तुम, ऐसे तो होगा नहीं। तो 1211 ईस्वी में तो क्या होगा, लड़ाई होगी इनके बीच। एक लड़ाई होती है जूद की लड़ाई, जूद जगह का नाम है, इस बात पे नहीं जाना जूद कहाँ है, जूद जगह है इसलिए इसको बोलते हैं जूद की लड़ाई, या युद्ध कह लो आप इसको, जूद के युद्ध में। तो जूद का युद्ध वो बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, तो ये समझ लो जूद की लड़ाई। जूद में बच जाते हैं जूत, जूत जानते हो, जूत मतलब जूते, जूते यानी कि सूज। अब हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में भी शायद बोलते होंगे कि भाई उनमें तो आपस में जूत बज गए, मतलब जूते बज गए, मतलब कि लड़ाई होगी। तो ऐसे याद रखना, इधर से चला इल्तुतमिश, इधर बैठा था आराम शाह बैठा था आराम से, इसको भी ऐसे याद करना, आराम शाह, इसके नाम में आराम है, आराम करता था, कोई काम नहीं करता था। इल्तुतमिश चला बदायूं से आराम शाह का आराम खत्म करने के लिए, जब आराम, इसके आराम में इल्तुतमिश बनता है बाधा, तो इनमें बच जाते हैं जूद की लड़ाई में बच जाते हैं आपस में जूत। तो इस जूद की लड़ाई में क्या होता है, एक तरफ था आराम शाह, ठीक है, थोड़ा सा हंसते हुए पढ़ो, टेंशन नहीं रहेगी, आराम शाह वर्सेज इल्तुतमिश। तो रिजल्ट क्या निकलता है, आराम करने वाला जाता है हार, इसके जूत जाते हैं फट, इसका जूत था मजबूत, तो ये जाता है जीत, इल्तुतमिश जीत जाता है, इसको सत्ता से हटा के अगला शासक कौन बन जाता है, इल्तुतमिश। यही तो कहानी है। आराम शाह पूरा हो गया, आराम शाह के बाद अगला शासक कौन आया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रहता है कब बना, हरा के 1211 से 1236 तक। देखो मैंने जितने शासक लिखवाए थे ना, सबके सब पढ़ाऊंगा, भले छोटा सा काम है इसका, एक लड़ाई है, छोटा सा काम है, भले ये हो गया है, पर बताना हर एक के बारे में जरूरी है, तभी तो कॉन्सेप्ट समझोगे। रटना नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, रटोगे तो उससे समझ तो नहीं बढ़ेगी ना। तो 1211 से 1236 तक बनता है इल्तुतमिश, यहाँ से होगा स्टार्ट इल्तुतमिश का राज, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है इल्तुतमिश को लेके, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इल्तुतमिश का अभी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई है, इल्तुतमिश का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आज ही इसी वीडियो में। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहीं से कनेक्ट करते हुए चल देंगे, फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में देख लेंगे इल्तुतमिश का काम, सारा काम, उसके राजा बनने से लेके क्या क्या उसके सामने समस्याएं आई, कौन कौन से उसने लड़ाइयाँ लड़ी, या फिर कौन कौन सा उसने काम किए, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु तक हम आराम से एक वीडियो में पूरा इल्तुतमिश खत्म कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन भी अगली वीडियो में करूँ, ये वीडियो तो छोटी है, इंट्रोडक्शन अगली वीडियो में करूँगा फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको बोरिंग लगेगी, इसलिए इंट्रोडक्शन हम यहीं से, कहानी स्टार्ट है यहीं से जोड़ते हुए चल देते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इल्तुतमिश का बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि सामान्य परिचय। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासक बनता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बस इतना याद रखना, इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था शासक बनने से पहले, बदायूं का गवर्नर या फिर सूबेदार था,
ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मतलब ये समझ लो कि सबसे बड़ा जो अधिकारी था इल्तुतमिश ही था। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश, पहली तो ये कि इल्तुतमिश की जाति क्या थी। जैसे उसकी जाति ऐबक थी ना, इल्तुतमिश की जाति क्या थी, इल्तुतमिश इलवरी जाति का था। ठीक है, इलवरी, इसलिए मैंने बताया था ना कि इलवरी वंश भी कह देते हैं इसको, जो कि सही नहीं लगता है। तो जाति क्या थी इसकी, इलवरी जाति थी इसकी। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका एक नाम और है इल्तुतमिश का, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम, इसके पीछे कहानी है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। गुलामों को गुलाम का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। देखो ऐसे समझो, यहाँ पे इल्तुतमिश मैं शॉर्ट में लिख दिया है। इल्तुतमिश गुलाम किसका है, ऐबक का, ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम, मोहम्मद गोरी का। देखो, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, यानी कि मोहम्मद गोरी के गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम। समझ में आ गया, इसलिए से गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्लियर इतना, इससे इजी लैंग्वेज में नहीं मैं कुछ बता सकता गुलामों का गुलाम से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उसका गुलाम है जो इसका मालिक ऑलरेडी किसी का गुलाम है। ठीक है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब देखो होता क्या है, आपको याद है गौरी की मृत्यु कब हुई थी, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। गौरी की मृत्यु मार्च 1206 में हुई थी। कहाँ हुई थी, सिंध के क्षेत्र में हुई थी, सिंधु नदी के पास। किसने की थी, खोखर जनजाति थी कोई, पंजाब या सिंध के क्षेत्र में पाई जाती है, जो खोखर जाति ने की थी। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एकदम से, भले धोखे से मारते एकदम से मार दिया। खोखरों के साथ संघर्ष चल रहा था इसका काफ़ी टाइम से, 1206 के टाइम में। किसका, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था इसका गुलाम, और ये इल्तुतमिश भी था। भाई कुतुबुद्दीन साथ होगा तो इल्तुतमिश तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश के बहादुरी देखता है, भाई यार ये आदमी तो बहुत बहादुर है, गुलाम बनने के लायक नहीं है, इसको गुलाम नहीं रहना चाहिए। तो गोरी इसको कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने गुलाम को, कि भाई एक काम करो, इसे इल्तुतमिश को गुलाम अपनी दास्ता से या गुलामी से मुक्त करो, ये गुलाम नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत साहसी आदमी है। साहसी है तभी तो दोबारा से शासक बना, दोबारा से नहीं मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को हटा के शासक बना। तो गोरी के, एक मिनट, खोखरों के संघर्ष के समय पूरी बात लिखेंगे तो इजी रहेगा आपको भी नोट्स बनाने में भी और समझने में भी। खोखर संघर्ष के समय, अब आप रिलीवेंट कर जाओगे खोखर का संघर्ष कब हुआ था, वो मैं बता चुका हूं कब कैसे मरे थे। ठीक है, खोखर संघर्ष के समय गोरी के कहने पर, जहां भी गोरी बात हो रही है मोहम्मद गोरी समझना, गोरी के कहने पर, यहां में मैंने शॉर्ट में कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये लिख दिया इल्तुतमिश शॉर्ट में, इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। कहानी समझ में आ गई। अब तो गुलामों का गुलाम भी नहीं रहा है, दास्ता से मुक्त कर दिया। ठीक है, एक चीज और करी, दास्ता से मुक्त करने के बाद इसको नई उपाधि दी अमीर उल उमरा की, अमीर उल उमरा की उपाधि दी, की उपाधि दी। पहले यहां से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ना, भाई गुलाम है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ तो काम करता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई गुलाम कुछ तो काम करेगा ही। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना सरे जानदार बना रखा था, सरे
जहानदार या जानदार कुछ भी हो, एक ही मतलब है, सरे जानदार बनाया हुआ था। समझो, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। अब गुलाम बना रखा कुछ काम करने के लिए, तो गुलाम बनाया होगा ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना सरे जानदार बना रखा था। सरे जानदार का मतलब क्या होता है? अंगरक्षक, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, ठीक है, अपने बॉडीगार्ड बना के इसको रखा हुआ था। इसलिए जहाँ भी इल्तुतमिश जाता था, सॉरी, जहाँ भी कुतुबुद्दीन ऐबक जाता था, साथ में इसके इल्तुतमिश जाएगा, बॉडीगार्ड है तो जाएगा ही। तो खोखर संघर्ष के टाइम में भी ये मोहम्मद गौरी के साथ था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेफ्टी के लिए कौन था? इल्तुतमिश। तो तब इल्तुतमिश को देख के कहता है गौरी कि भाई ये बहुत साहसी आदमी है, इसको तो ऐसे दासवास मत बनाओ, गुलाम मत बनाओ, इसको स्वतंत्र करो, स्वतंत्र रहकर हमारे साथ काम करेगा, इसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो इसे जब दास्ता से मुक्त करता है, फिर अब से सरे जानदार की उपाधि से हटा करके 3 काम करता है इसका। पहले तो इसे अमीरुल उमरा की उपाधि देता है, अब सरे जानदार से हटा के अमीरुल उमरा बना दिया। अमीर उल उमरा के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अमीर उल उमरा का मतलब होता है अमीरों का अमीर, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी सबसे ऊपर का प्रशासनिक अधिकारी, मतलब सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, एक पद बढ़ा दिया। इसके बारे में डिस्कस हो चुका है हमारा। अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। दूसरी चीज़ क्या करता है? इसको बदायूं का गवर्नर बनाता है, बदायूं का गवर्नर या फिर सूबेदार, एक ही बात है। वही बताया था ना कि बदायूं गवर्नर था, तो यहाँ पे बनाया जाता है इसको। तीसरा क्या काम करता है कुतुबुद्दीन ऐबक इसके साथ? अब तो इज्जत मिलेगी ना, इसको रेस्पेक्ट मिलेगी कि दास तो रहा नहीं है। अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से करता है, मतलब अपना दामाद भी बना लिया, एक जगह का सूबेदार भी बना दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि भी दे दी। बेटी का विवाह इल्तुतमिश से कर देता है। कितनी रेस्पेक्ट मिल गई, अब और क्या चाहिए इसको? ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या रेस्पेक्ट चाहिए कि किसी आदमी को? इतनी रेस्पेक्ट मिल गई। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए हैं सारे काम। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि किसकी बेटी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का विवाह, अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। एक चीज़ और याद रख लो, थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं भूल गया था बताते हुए। ऐबक के टाइम में ऐबक ने, देखो, ऐबक की एक तो थी बहन और एक थी बेटी। बेटी की शादी तो आपने देख ली, किससे कराई है? इल्तुतमिश से। और अपनी बहन की ये शादी कराता है, सिंध क्षेत्र किसके अंडर में था? कुबाचा के। बहन की शादी कराता है ये कुबाचा से, ये बहन की शादी कुबाचा से कराता है। बस ये फैक्ट याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे कराई थी? किससे कराई थी? कुबाचा से। कुबाचा कहाँ था? सिंध में। और बेटी की शादी इल्तुतमिश से, यहाँ पे। अब इसको अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल चुकी है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन में यहाँ तक आ गया कि इसको अच्छी खासी वो मिल गई। अब बेसिक मिल चुका कि इसको बना चुका है। अभी राजा कब बन गया? 1211 में ये बात हमारी हो चुकी है। अब 1211 में ये एक सबसे पहला काम ही क्या करता है? देखो, ये राजधानी को बदल देता है। देखो, आराम से आगे समय भी दिल्ली थी, वो लाहौर थी राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की भी राजधानी लाहौर, आराम से आगे समय भी लाहौर। ये क्या करता है? अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेके आता है, लाहौर से दिल्ली। अब आ गया समझ में कि ये दिल्ली सल्तनत क्यों बोली जाती है? ये तो 6 साल तक ही तो रहे, 6 भी नहीं थे पूरे, 4-5 साल तक रहे, ठीक है। ये अब आ जाती है राजधानी लाहौर से दिल्ली। इतना क्लियर है? लाहौर से आ गई दिल्ली, अब आगे तक दिल्ली ही रहेगी राजधानी बहुत लंबे टाइम तक। इसलिए दिल्ली सल्तनत तक तो दिल्ली ही रहेगी, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। इसलिए कुतुबुद्दीन, सॉरी, इल्तुतमिश के बारे में फैक्ट क्या है? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान, खुद सोच लो, दिल्ली सल्तनत की बात नहीं हो रही है, दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली शहर का पहला, क्योंकि जो दिल्ली में रहा पहला सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन एक यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर है आपके? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है 1206 से लेकर 1208 तक मलिक या सिपह सलारी की उपाधि से या पदवी से राज करता है। ये बात हो चुकी है। 1200, क्योंकि दास था, 1208 में
इसका मोहम्मद गौरी का एक भतीजा गयासुद्दीन अहमद इसे दास्ता से मुक्त करता है, सिंहासन, राज पताका और नक्कारा देता है। ये बात हो चुकी है। यहाँ पे क्या फैक्ट आता है निकल के, गौरी को तो राजा बनने, गौरी कह रहा हूँ, इल्तुतमिश को तो राजा बनने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया है, दास्ता से मुक्त कर दिया है भले गौरी के कहने पे। यानी कि तो राजा बनने से पहले ही दास्ता से मुक्त हो चुका। अब ये दास नहीं है। जब ये किसी का दास नहीं है तो इसको तो अपने किसी मालिक से राजा बनने की परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसने तो राजा बनने की परमिशन ली। तो इसके बारे में दूसरा फैक्ट क्या आ जाता है, किसके बारे में, इल्तुतमिश के। कंपेयर करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक से। इल्तुतमिश के बारे में फैक्ट आता है, ये शासन की स्वीकृति या परमिशन कहते हैं ना जिसे, शासन की जो स्वीकृति है गौरिया गजनी से नहीं लगता है। ये क्यों लेगा गौरिया गजनी से? गौरिया गजनी का गुलाम थोड़ी नहीं है, गौरिया गजनी से नहीं लेता। अब ये तो इंडिपेंडेंट है, तो ये किससे लेता है? ये लेता है बगदाद के खलीफा से। समझ गए? जिस तरह से बगदाद के खलीफा से महमूद गजनवी ने शासन की स्वीकृति ली थी। ठीक है, याद आया आपके कुछ? महमूद गजनवी ने भी बगदाद के खलीफा से ली थी। क्यों लेते थे बगदाद के खलीफा से? मैंने आपको बताया था तुर्क हैं ये भी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि तुर्कों का एमी क्या था, तुर्कों का उद्देश्य क्या था कि एक इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना। तो खलीफा क्या थे? इस्लाम के उस समय के सर्वोच्च धर्मगुरु। तो अपने धर्मगुरु से परमिशन लेते थे कि हम इस्लाम का क्या बोलते हैं, एक इस्लामिक राज्य की स्थापना कर लें क्या। समझ गए? से नहीं लेता। ये क्या करता है, कब लेता है? 1229 में। एकदम नहीं लेता है, बाद में लेता है बहुत। 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा, अब्बासी का मतलब अब्बासी वंश था, मैंने पहले चैप्टर में बताया था खलीफाओं के गतिविधि के केंद्र। अब्बासी खलीफा से शासन की स्वीकृति लेता है। नाम क्या था अब्बासी खलीफा का? अल मुंतसिर बिल्ला। ठीक है, क्या नाम था? अल मुंतसिर बिल्ला। बिल्ला, देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं जिसने पहले पढ़ा है। गजनवी ने भी अब्बासी खलीफा से स्वीकृति ली थी, उसका नाम था अल कादिर बिल्ला, बीच में कादिर आता था। लेकिन जो इल्तुतमिश ने शासन स्वीकृति ली, इसने लिए अल मुंतसिर बिल्ला, इसके बीच में मुंतसिर आ रहा है। इसने स्वीकृति कहाँ से ली? खलीफा से। इसलिए फैक्ट निकल के आता है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान भी माना जाता है, मतलब वैलिड किंग। ठीक है, दिल्ली का वैधानिक सुल्तान भी, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली का नहीं, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान भी से माना जाता है, वैधानिक सुल्तान भी से माना जाता है, माना जाता है। क्लियर है इतनी बात? देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश। क्वेश्चन ऐसे आएगा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। दो बात, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यहाँ सल्तनत की बात नहीं आ रही है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। पहली बात इल्तुतमिश के बारे में। दूसरी, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली का या फिर दिल्ली सल्तनत का? यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। भाई देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सिर्फ दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, इसलिए इसका संस्थापक ही था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था।
इल्तुतमिश दिल्ली का भी पहला सुल्तान था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह लाहौर से राजधानी लेकर आ गया था दिल्ली, और दिल्ली सल्तनत का, इस पूरी साम्राज्य का वैधानिक सुल्तान भी इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इसने गौरिया गजनी की बजाय अपने धर्मगुरु खलीफा से शासन की स्वीकृति ली थी। ठीक है, प्रथम वैधानिक सुल्तान कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके बारे में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में सारा ओवरऑल इल्तुतमिश की मृत्यु तक 1236 तक लेके चलेंगे हम इससे अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कोई भी सजेशन है मुझे लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, या आपको वीडियो कैसी लगी है आप ये भी प्लीज़ बोलना, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालना। आप लोग अपने कमेंट नहीं दोगे या अपना रिव्यू नहीं दोगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो लगेगा कि आप बिल्कुल सब ओके चल रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, धीरे धीरे पर डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।